तो हेलो, कैसे हैं आप सब? हमें आशा है कि आप एकदम ही स्वस्थ होंगे और बिल्कुल ही मस्त होंगे। तो आज हम सब आप सबके लिए लेके आए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 1 से ईटे मन की दास्तियाँ। चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी चैप्टर 1 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सब्जेक्टिव, ये प्रश्न जितने भी होंगे वो सभी टोटल A to Z सब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। और ये टोटल प्रश्न इतिहास से होंगे। और ये जो भी वीडियो होंगे वो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है। तो आप सब ज़रूर देखेंगे और अपने साथियों के साथ भी शेयर करेंगे, ताकि अपने साथी भी पढ़े और अपने रिजल्ट में अच्छे बदलाव लाएँ और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएँ। मार्क्स ला के बहुत ज़्यादा समाज में तरक्की करें, परफॉर्मेंस करें। तो मैं आप सबके लिए दो लाइन बोलना चाहता हूँ। दो शायरी लिखे है आप सबके लिए। तो शायरी इस तरफ है। शायरी ऐसा है कि माना आज छोटा है कारवां, पर इरादे हमारा महान है। माना आज छोटा है कारवां, पर इरादे हमारा महान है। बदल देंगे एक दिन मंजर को, बदल देंगे एक दिन मंजर को, क्योंकि कलम में अपनी जान है, क्योंकि कलम में अपनी जान है। व्यू और लाइक्स के तराजू में, व्यूज़ और लाइक्स के तराजू में मत तौलना हमारे इस जुनून को। व्यूज़ और लाइक्स के तराजू में मत तौलना हमारे इस जुनून को। हम आज भी मुफ्त में बांट रहे हैं, हम आज भी मुफ्त में बांट रहे हैं, जो शिक्षा का अनमोल ज्ञान है, जो शिक्षा का अनमोल ज्ञान है। तो ऐसे थे दो लाइन आप सबके लिए। तो फिर हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि चैप्टर 1 से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो हम सब टोटल प्रश्न आपको करवाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑल ऑफ दिस सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जितने भी इस वीडियो में आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा वो सभी क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहेगा। तो देखते हैं हम सब पहला क्वेश्चन कैसा है। प्रश्न कहता है, तो सबसे पहले हम सब देख लेते हैं कि टोटल प्रश्न कितना है और कैसा कैसा प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न ये है। फिर दूसरा प्रश्न है उत्खनन से आप क्या समझते हैं। फिर तीसरा प्रश्न है सिंधु घाटी नगर योजना के 4 विशेषता बताएं। चौथा प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन 2 सभ्यताओं का नाम बताएं। पांचवा क्वेश्चन इस तरह है। छठा क्वेश्चन भी इस तरह है। सातवां क्वेश्चन भी देख लीजिए आप सब। आठवां क्वेश्चन भी इस तरह है। नौवां क्वेश्चन भी इस तरह है। और नौवां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन देख लीजिए इस तरह आप सब। 10वां क्वेश्चन तो देख लिया आप सब। पूरे क्वेश्चन जितने भी हम आपको करवाने वाले हैं, आप सबको टोटल क्वेश्चन हम आपको दिखा दिए। तो चलिए हम सब आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और बहुत ही सरल भाषा में समझेंगे, ताकि आपको समझने में कोई भी परेशानियां ना हो। तो ठीक है, तो हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता। प्रश्न 1 है कि सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थलों और उनके उत्खननकर्ताओं का नाम लिखें। मतलब कहने का अर्थ है, जैसे हम सब पहला चैप्टर में पढ़ते हैं, चैप्टर का नाम क्या है, ईटे मन की तथा अस्थियां। तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, सिंधु घाटी मतलब हड़प्पा सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता बोले फिर हड़प्पा सभ्यता बोले, बात एक ही है। तो पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल, मतलब कोई भी 2 नगर बताइए और उसका जो उत्खनन किया है, जो भी उसका उत्खनन किया है उसका नाम बताइए। 2 प्रमुख नगर बताइए। जिस प्रमुख नगर का नाम बताएंगे उसका जो उत्खनन किया, उत्खनन मतलब खुदाई करके जो भी साक्ष्य प्राप्त किए हैं उसका नाम बताने के बोल रहे हैं। तो हम सब इस प्रश्न को इस तरह लिखेंगे, ताकि एग्जामिनर अगर आपका कॉपी जांच करे ना तो फुल में फुल नंबर देंगे। तो प्रश्न को लिखेंगे हम सब इस तरह। सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल और उनके उत्खननकर्ताओं का नाम लिखित है। लिखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थल और उनके उत्खननकर्ताओं का नाम निम्नलिखित है। पर फिर लिखेंगे 1 नंबर देके हड़प्पा, फिर लिखेंगे मोहनजोदड़ो। हड़प्पा लिखेंगे, फिर मोहनजोदड़ो लिखेंगे। हड़प्पा, तो हम सब जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने। हड़प्पा सभ्यता की खोज जो की थी कब, हड़प्पा नगर की खोज कब की गई थी, 1921 में, 1921 ईसा पूर्व में। मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी, 1922 ईसा पूर्व में। कौन किया था, राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी और हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। तो इस प्रश्न का आंसर इस तरह है। डिटेल में आप सबको समझ में आ गया होंगे। तो हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। नंबर 2, ये प्रश्न हमेशा भी पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। तो हम सब इसको एकदम डिटेल में देखेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपको समझने में कोई भी परेशानी ना हो। तो प्रश्न 2 कहता है उत्खनन से आप क्या समझते उत्खनन और खनन पढ़े हम सब। खनन तो हम सब सबसे पहले तो खनन भी पढ़ते हैं हम सब ज्योग्राफी में, भूगोल में, और उत्खनन भी पढ़ते हैं। लेकिन इस इतिहास के दृष्टि से उत्खनन का अलग अर्थ है। उत्खनन जो है इतिहास की दृष्टि से अलग अर्थ है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे इस तरह।
जैसे कि हम यहाँ लिखे हैं ना, उसी तरह लिखेंगे। उत्खनन उस प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें किसी पुराने टीले की खुदाई कर पुरानी सभ्यता की जानकारी हासिल की जाती है। इसमें प्राचीन कालीन पुरावेश जैसे अभिलेख, मूर्ति, सिक्के, भवन, अवशेष आदि पाए जाते हैं। मतलब उत्खनन क्या है? जमीन से हम जो भी सभ्यता की, कोई भी सभ्यता, मान लीजिए कि हमको पता नहीं कि कोई सभ्यता किसी स्थान पर है, तो हम किसी भी अनुमान के जरिए या फिर कोई प्रोसेस के जरिए हम अगर पता चला कि इस जगह सभ्यता है, तो उस जगह हम खनन करेंगे। खनन करके जो भी साक्ष्य मिलेगा, जो भी प्रमाण मिलेगा, उसी के जरिए उसी को प्रोसेस को ही हम सब क्या कहते हैं? उत्खनन। उसी वही लिखा है यहाँ की उत्खनन वह प्रक्रिया, मतलब उत्खनन वह विधि है, वह तरीका है जिससे पुराने टीले, न कोई पुराना टीला हो, मकान हो या फिर ज़मीन के अंदर जो हम खुदाई करते हैं, पुराने टीले खुदाई करके न पुराने सभ्यता की जानकारी हासिल की जाती है, मतलब पुराने सभ्यता की जानकारी हासिल की जाती है। इनसे प्राचीन कालीन पुरावेश जैसे अभिलेख, मूर्ति, सिक्के, भवन, अवशेष आदि पाए जाते हैं। मतलब किसी भी सभ्यता की अगर खनन करेंगे तो कुछ भी मिल सकते हैं। अभिलेख मिल सकते हैं, मूर्ति मिल सकते हैं, सिक्के मिल सकते हैं और कई तरह के जवाहरात, आभूषण भी मिल सकते हैं, जिसमें प्राप्त होगी कि उस सभ्यता की विकास कहाँ थी। किसी मतलब कोई भी प्रमाण हमें मिल सकते हैं, किसी भी तरह का बर्तन कुछ भी हो हमें मिल सकता है। मतलब कहने का अर्थ है उत्खनन किसी भी स्थान, पुराने स्थान की, मतलब किसी भी सभ्यता की, अगर हम पुराने सभ्यता की खनन करते हैं, खनन के द्वारा जो भी साक्ष्य में, प्रमाण में मिलता है, उसी को हम उत्खनन कहते हैं। ठीक है, तो हम सभी इस प्रश्न को भी देख लिए। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 2 हम सब एकदम डिटेल में समझ लिए। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, प्रश्न 3 है, सिंधु घाटी नगर योजना के 4 विशेषता बताइए। देखिए, आप सबको पहले ही सिंधु घाटी सभ्यता आप सब पढ़ लिए होंगे, तो डिटेल में एक्सप्लेन तो हम नहीं कर पाएंगे इस छोटे से वीडियो में। आप सबको हम तो क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेन करेंगे ताकि समझने में कोई भी परेशानी ना हो। ठीक है ना? तो हम सब देखते हैं सिंधु घाटी नगर। सिंधु घाटी के नगर जो योजना थे उसके 4 विशेषता बताना है। मतलब सिंधु घाटी के नगर योजना कैसा था, मतलब पूरा शहर किस तरह व्यवस्थित ढंग से था, वही पूछा है। ठीक है ना? तो उत्तर हम सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे परिचय के तौर पर। सिंधु घाटी नगर योजना की 4 विशेषता निम्नलिखित है, इस तरह लिखेंगे। फिर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर देके हम सब लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे 1 नंबर, नगर 2 भागों में बटे हुए थे। मतलब सिंधु घाटी के जो भी नगर थे वो 2 भागों में बटे हुए थे। और जो 2 भागों में बटे हुए थे वो कौन कौन थे? ऊपरी भाग जिसे दुर्ग दुर्ग कहा जाता है, और निचली भाग जिसे निचला सर्ग कहा जाता है। मतलब सिंधु घाटी के जो भी नगर थे वो 2 भागों में बटा गया था, ऊपरी भाग फिर निचली भाग। इस ऊपरी भाग को क्या कहता है? दुर्ग। मतलब फिर निचली भाग को क्या कहा जाता है? निचला शहर जिसे बोल सकते हैं। फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम सब, सड़क सीधे और पक्की ईंटों से बनी थी, और वहाँ पे नाला, जो कि आप सबको पता कि एकदम व्यवस्थित ढंग से बनाई गई थी। सड़क के किनारे मुख्य नाला होते थे, बहुत ही व्यवस्थित ढंग से बनाया जाता था। और सड़क तो एकदम ही सीधा बनाया जाता था ताकि हर घर से कोई भी आदमी निकल सके सड़क के सामने। वही कहता है सड़क सीधा और पक्की ईंटों से बनी थी सिंधु घाटी सभ्यता में। वही नगर योजना का 4 प्रमुख विशेषता पूछा है तो ये भी हम लिख सकते हैं। फिर अगला है, नगरों में सफाई, साफ सुथरी और मजबूत जल निकासी की व्यवस्था थी। मतलब 3 नंबर पॉइंट कहता है कि नगर में साफ रखा जाता था नगर को, और मजबूत जल निकासी की, मतलब जो भी अवशेष मिलते थे जल के द्वारा, जो भी अगर फैक्ट्री के द्वारा, समझ लो सपोज किसी स्थान पर फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री से जो भी गंदे जल निकलते थे उससे अच्छे ढंग से व्यवस्थित करके रखा जाता था ताकि उससे कोई परेशानी ना हो पूरे सभ्यता में या फिर पूरे नगर में या फिर पूरे शहर में। ठीक है ना? वही बोल रहा है कि नगर में साफ सुथरी और मजबूत जल निकासी की व्यवस्था रखी गई थी। जल निकासी और साफ सुथरी रखती थी नगर में। और फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, मकान पक्की और आयताकार ईंटों से बनी थी। जितने भी मकान थे वो पक्की ईंटों से बनी थी, जैसे अभी के ज़माने के घर होते हैं ना, आम घर ग्रामीण क्षेत्रों में, उसी तरह भी सिंधु घाटी के सभ्यता में जितने भी सभ्यता थे, चाहे मोहनजोदड़ो हो, हड़प्पा हो, लोथल, जितने भी बड़े बड़े सभ्यता थे, वहाँ वहाँ पर पाया गया है कि पक्की ईंटों की है। बल्कि छोटे सभ्यता में तो कोई मिल ही नहीं सकता। कैसे कैसे नहीं मिलेगा? क्योंकि छोटे सभ्यता में, छोटे नगर में नहीं मिलेंगे, इसलिए क्योंकि छोटे नगर में जो होते हैं वहाँ पर कच्ची ईंटों से बने होंगे घर, कच्चे कच्चे चीज़ों से बने होंगे मकान, घर तो कैसे मिलेंगे? वो तो ध्वस्त हो गए हैं ना, बहुत ज़्यादा दिनों की बात है। ठीक है, तो फिर 3 नंबर प्रश्न हम सब डिटेल में समझ लिए। फिर अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न को हम सब डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्लेन के साथ हम आपको समझाएंगे। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न 4 कहता है,
सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन दो सभ्यताओं का नाम लिखा। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में, मतलब जिस तरह सिंधु घाटी सभ्यता है उसी तरह के और दो सभ्यता के बारे में नाम बताइए। यही कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मतलब उसके समान, उसी के तरह, लगभग में कह सकते हैं कि उसी के तरह दो सभ्यता का नाम बताइए। ठीक है, तो हम सब पहले ही 11th में पढ़े थे मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो फिर और थे इजिप्ट में जो थे, और मिस्र की सभ्यता। इजिप्ट इंग्लिश हुआ और मिस्र जो हिंदी हुआ। ठीक है, मिस्र की सभ्यता थी, और फिर मेसोपोटामिया की सभ्यता जो कि मंगोलिया में स्थित है मेसोपोटामिया की सभ्यता, और मिस्र में स्थित है मिस्र की सभ्यता। तो हम सब देखते हैं, तो इसको लिखेंगे कैसे हम आपको ये बताते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन दो सभ्यता निम्नलिखित है, इस तरह लिखेंगे। फिर एक नंबर देंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता, फिर दूसरे नंबर देंगे मिस्र की सभ्यता। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है बहुत इंटरेस्टेड और बहुत ही ज़्यादा, मतलब वेरी वेरी बोल लीजिए, सभी प्रश्न में जितने भी बोले उसमें भी ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और दिस क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 5। इसलिए प्रश्न नंबर 5 को याद करना आप सब जरूर। तो हम सब देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 5 की डिटेल एक्सप्लेनर। तो लिखेंगे इस तरह हम सब प्रश्न नंबर 5, बहुत ही शॉर्ट आंसर लिखे हैं आप सबके लिए, ताकि समझने में और याद करने में भी और पढ़ने में भी आसानी से लिखे हैं। बहुत ही सरल भाषा में आप सबके लिए हम नोट्स बना के आए हैं, लेके आए हैं। ठीक है ना, तो देखते हैं प्रश्न कहता है कि मोहनजोदड़ो के विशाल अन्नागार के विषय में बताइए। मतलब मोहनजोदड़ो में जो भी विशाल अन्नागार थे, मतलब मोहनजोदड़ो का किस सभ्यता में? हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत ही प्रमुख, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक बोल सकते हैं शहर थे, या फिर नगर बोल सकते हैं। तो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पक्की ईंटों से बनी मिली थी। पक्की ईंटों की बनी, मतलब कहने का अर्थ है पुराने समय, अब अभी की बात थोड़ा है, 200-300 साल पहले पुराने बात है, ईसा पूर्व की बात है। तो आप समझ सकते हैं पक्की ईंटों की शुरुआत कब से हो रही थी, ईसा पूर्व की बात है। इसलिए यहाँ पर मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार पक्की ईंटों से बना था, इसलिए इस पॉइंट को यहाँ लिखा गया है। और यह बहुत सुंदर है, और जो भी यह ईंट की बनाई गई थी, यह बहुत ही सुंदर थी स्नानागार। यह पक्की ईंटों से बना था, हम सब पहले पढ़ लिए। इसके दोनों सिरों पर पानी में उतरने के लिए सीढ़ियाँ हैं। चारों ओर छोटी छोटी कमरे हैं, मतलब चारों ओर कमरे हैं, ताकि वहाँ पर ड्रेसिंग चेंज कर सकते हैं। मोहनजोदड़ो जो स्नानागार मतलब स्विमिंग पूल एक तरह से कह सकते हैं, अभी के ज़माने के हिसाब से स्विमिंग पूल स्नानागार। यहाँ गर्म और ठंडे पानी दोनों तरह की पानी की उपलब्धि थी। मतलब यह ऐसा स्नानागार बनाया गया था, ऐसा टेक्निक के जरिए कि जिसमें हम गर्म पानी भी रख सकते हैं और ठंडे पानी भी रख सकते हैं। दोनों पानी के जरिए हम सब नहा सकते हैं, मतलब स्नान कर सकते हैं। यही है मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के बारे में लिखना है। कुछ थोड़ा सा पॉइंट है, ये 2 नंबर या फिर 3 नंबर में पूछेंगे, तो आप सब इसी तरह लिखेंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखने वाले हैं, प्रश्न नंबर 6 है, बहुत ही आसान और डिटेल में हम सब इसे एक्सप्लेन करेंगे। प्रश्न नंबर 6 कहता है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो जो कि अभी हम तुरंत पढ़े, मोहनजोदड़ो क्या है? हड़प्पा सभ्यता का एक नगर है, जिसका अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला मतलब मरे हुए जीव जंतु या फिर मनुष्य की टीला का शहर को ही हम मोहनजोदड़ो जैसे शहर के नाम से जानते हैं। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? तो हम उत्तर लिखेंगे इस तरह, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्रमुख और विकसित नगर था। इसकी खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। मैंने मोहनजोदड़ो की खोज कब की थी? राखालदास बनर्जी ने की थी। और कब की थी? 1922 में की थी। हड़प्पा की खोज कब की थी? 1921 में की थी। और किसने की थी? दयाराम शाह ने की थी। और यह आज भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। देखिए, सबसे पहले कि प्रश्न पूछा है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो हम सब शॉर्ट आंसर लिख सकते हैं एक लाइन में या फिर एक वाक्य में। अगर 1 नंबर का प्रश्न हो तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, इस तरह लिख देंगे। अगर यही प्रश्न 2 नंबर या फिर 3 नंबर में हो तो उस प्रश्न को हम बढ़ा चढ़ा के लिखेंगे, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रमुख और विकसित नगर है, इस तरह लिखेंगे। फिर लिखेंगे अगली लाइन, इसकी खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। यह आज जो है ये वर्तमान पाकिस्तान के जिले, जो कि पाकिस्तान के एक समझ लो राज्य पड़ते हैं, सिंध प्रांत वहाँ स्थित है। और किस नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। फिर हम लास्ट में डिटेल में और मोटे अक्षर में लिखेंगे, या फिर उस जगह को हम हाईलाइट कर देंगे। इस तरह हम सब हाईलाइट करेंगे और लिखेंगे मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, ताकि अगर कोई भी
कोई भी अगर शिक्षक अगर आपकी कॉपी है ना तो एक ही नज़र में देख ले और फुल में फुल नंबर दे के आपको दूसरा पन्ना उल्टा के दूसरा पेज आपकी कॉपी से आने लगे। ठीक है, तो हम सब देख लिए प्रश्न नंबर 6। अगला प्रश्न हम सब देखने वाले हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर के 7 है, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आवश्यक प्रश्न भी है। प्रश्न नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 कहता है, प्रश्न 7 कहता है सिंधु घाटी सभ्यता में सिंचाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले संसाधनों या फिर साधनों, संसाधन बोले या फिर साधन बोले, का नाम लिखा। मतलब सिंधु घाटी में जो भी सिंचाई की साधन होते, कृषि करते थे, पटवन तो करेंगे ना, सिंचाई मतलब पटवाना, पटाना, मतलब कोई भी अनाज या फिर फसल में सिंचाई करना, फिर पानी देना, पटवन करना, उसे सिंचाई बोलते हैं। ठीक, तो जो भी सिंचाई करते थे, किस चीज़ से करते थे सिंधु घाटी सभ्यता में, सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ से सिंचाई करते थे। ठीक है, तो हम सब लिखेंगे इस तरह की सिंधु घाटी सभ्यता में खेती के लिए पानी लाने के लिए यह साधन इस्तेमाल किया जाता था। या फिर लिखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में खेती के पानी लाने के लिए निम्नलिखित साधनों का इस्तेमाल किया जाता था। किसी भी तरह से हम पॉइंट बना के एक लाइन लिख के फिर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर करके लिखेंगे। ठीक है, तो 1 नंबर लिखेंगे नदियाँ, फिर दूसरे नंबर में लिखेंगे नहरें, फिर तीसरा नंबर में लिखेंगे जलाशय, तालाब, जलकुंड, फिर चौथा नंबर लिखेंगे कुआं। तो सिंचाई जो भी करते थे सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग, वो नदी से, नहर से, जलाशय से करते थे। जलाशय मतलब तालाब से, कुआं से करते थे। यही सब साधनों से ही सिंचाई कर सकते थे, फसल की सिंचाई जो भी करेंगे। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और इम्पोर्टेंट के साथ बहुत ही सरल प्रश्न है। तो हम सब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न नंबर 8 जो है ये 3 नंबर वाला प्रश्न है। 3 नंबर में इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8, ठीक, प्रश्न नंबर 8 कहता है लोथल कहाँ स्थित है, मतलब सॉरी, प्रश्न 8 है लोथल क्या है। लोथल क्या है ये तो सब जानता है कि लोथल एक राज्य है या फिर एक प्रांत है, सिंधु घाटी सभ्यता के एक नगर है। इसका इतिहास अध्ययन में इस स्थान का क्या महत्व है। मतलब लोथल क्या है, प्रश्न कह रहा है कि लोथल कहाँ है, इतिहास अध्ययन में इस स्थान का क्या महत्व है। मतलब इतिहास जो भी हम पढ़ते हैं लोथल के बारे में, तो लोथल का क्या महत्व है, क्या मतलब अधिक एक तरह से सूचना जो है कि मैं उसे प्रभावित करते हैं। लोथल से हमें क्या पता चलता है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी थी, किस तरह थी, वही सब बताना है। ठीक है, तो हम सब लिखेंगे इसको इस तरह कि लोथल गुजरात में स्थित एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। लोथल कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। और हड़प्पा का मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, मोहनजोदड़ो स्थित है पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, सिंध में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है। हड़प्पा में इसका इतिहास में इसका महत्व इसलिए है, मैंने इतिहास में इसका महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ से हड़प्पाई लोगों की बाहरी दुनिया से व्यापार का प्रमाण मिले हैं। मैंने बाहरी दुनिया के जो भी व्यापार का प्रमाण मिले हैं, यही से मिले हैं। लोथल में बेलनाकार मोहरे, बेलनाकार, बाहरी दुनिया का प्रमाण मिलने का कहने का अर्थ यह है कि बाहरी दुनिया मतलब दूसरे भी सभ्यताओं से यह व्यापार करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, वही कहने का अर्थ है कि बाहरी दुनिया का प्रमाण मिला है। ठीक, और व्यापार का प्रमाण मिला है। लोथल में बेलनाकार मोहल्ले मिले हैं। मोहल्ले से ही तो पता करेंगे कि हमारा कोई भी सामान, कच्चे माल, प्रोडक्ट है, एक सभ्यता से दूसरे सभ्यता मंगाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे या फिर इंपोर्ट करेंगे, तो मोहर सील पैक करेंगे तभी तो दूसरे जगह लेके जाएंगे ना, ताकि पता ना चले कि ताकि तब पता चलेगा कि किस जगह का है या कोई भी सामान एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट के जरिए जो भी सामान एक जगह से दूसरे जगह लेकर गया है। ये बेलनाकार मोहल्ले मिले हैं। युग समाधान मिले हैं, युग समाधान मिले हैं। युग समाधान मतलब 2 शवों का एक साथ दफन, मतलब लोथल से और क्या मिला है, मतलब 2 आदमी एक ही साथ 2 आदमी का एक ही साथ दफन किया गया था, स्त्री और पुरुष का। और गोदीवाड़ा, मतलब गोदीवाड़ा क्या है, गोदीवाड़ा लोथल में एक बंदरगाह है। गोदीवाड़ा लोथल में स्थित एक बंदरगाह है। यह प्रश्न पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा कि गोदीवाड़ा क्या है। डायरेक्ट पूछेगा हु आर यू गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा क्या है। तो हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह है, एक ही बंदरगाह मिला है गोदीवाड़ा, एक हड़प्पा सभ्यता में। और हड़प्पा सभ्यता के जो बंदरगाह है किस नगर में, किस शहर में स्थित है, तो लोथल में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। ठीक है, गोदीवाड़ा बंदरगाह जैसे चीज पाई गई है।
इस तरह हम सब लिखेंगे और उसका डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। तो फिर हम सब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8 को डिटेल से हम सब एक्सप्लेन कर दिया है। तो फिर प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 भी बहुत ही मस्त और ये 5 नंबर का प्रश्न है। ये जो प्रश्न नंबर 5 है 5 नंबर का पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 5 क्वेश्चन नंबर जो 9 है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये प्रश्न 5 नंबर में पूछा जाता है। तो इस प्रश्न को समझेंगे हम एकदम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे आप सबके सामने। और बहुत बड़ा है लेकिन इसे हम सब समझ जाएंगे ना तो अपने भाषा में अपने से स्वयं से ही लिख सकते हैं इस प्रश्न को। तो चलिए हम सब देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 प्रश्न 9 प्रश्न नंबर 9 है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कौन कौन से कारण हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि हड़प्पा सभ्यता बोले फिर सिंधु घाटी सभ्यता कैसे खत्म हो गए। भाई उतना दिन का सभ्यता है तो ख़त्म हुआ तो रीजन तो बताओ किस तरह से ख़त्म हुए। तो या फिर आप सबको बताते हैं कि ये तथ्यों पर आधारित एक प्रश्न है। और तथ्य पर आधारित प्रश्न कहने का अर्थ और तथ्य पर आधारित यह टॉपिक कहने का अर्थ है कि इसे अनुभव के जरिए ही हमें प्राप्त होता है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन कैसे हुए होंगे। हम यह नहीं कह सकते कि ऐसा ही हुआ होगा, हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन हम अनुमान तो लगा सकते हैं कि किस आधार पर ये हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ है। तो हम सब देखते हैं इसका डिटेल एक्सप्लेनर हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ है। तो लिखेंगे सबसे पहला 1 नंबर कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण निम्नलिखित है। निम्नलिखित इस क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें एक कारण पता नहीं है कि बाढ़ के कारण ही हड़प्पा सभ्यता खत्म हुए, फिर जलवायु के कारण ही, या फिर किसी बाहरी आक्रमण के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। इसलिए हम लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारण ये, क्योंकि यह तथ्य पर आधारित नहीं है, यह एक विचार, ये एक भावना के आदान प्रदान के जरिए मतलब बहुत बड़े बड़े समझ सकते हैं कि इतिहासकार ने अपना अनुभव लगाया कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ होगा। तो उसी आधार पे हम सबको बताया गया। तो हम सब देखते हैं डिटेल एक्सप्लेन। नंबर 1 लिखेंगे सबसे पहले हम सब बाढ़ के कारण, मतलब पतन कैसे हुआ होंगे। तो हम लिखेंगे बाढ़ के कारण। विद्वानों का कहना है कि बार बार आने वाले भयंकर बाढ़ से शहर या फिर शहर के स्थान पर हम सब लिख सकते हैं नगर सभ्यता नष्ट हो गए। हड़प्पा के अधिकतर नगर नदियों के किनारे बसे थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर थे या फिर जितने भी शहर थे वो नदी के किनारे बसे थे। खुदाई में मिट्टी और बालू की परतें मिली हैं। खुदाई जब की गई थी किसी भी नगर की, हड़प्पा सभ्यता की, तो उसमें मिट्टी और बालू के परत तो मिले हैं, जिससे पता चलता है कि वहाँ कई बार बाढ़ आई है। तो हम पता चलता है कि वहाँ पर बाढ़ आई है, लेकिन हम यह थोड़े ना कह सकता है कि पूरा का पूरा जितने भी हड़प्पा सभ्यता में समझ लो कि 10,000 आदमी थे या फिर 1 लाख आदमी थे, तो बाढ़ के कारण कैसे ख़त्म हो गए तो फिर कोई आदमी बच नहीं सकता है क्या। अभी भी तो बाढ़ आता है तो क्या बचता नहीं है। तो हम तो यह नहीं कह सकते कि बाढ़ के जरिए ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। ये फिर अनुमान तो लगा सकते हैं। कैसे अनुमान लगाए कि बालू के परत मिले, उससे ही हम अनुमान लगा के कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन मतलब हड़प्पा सभ्यता का नष्ट बाढ़ के कारण हुए। फिर अगला कारण देखते हैं। अगला कारण लिखेंगे हम सब, कई पॉइंट आप सब लिख सकते हैं एग्जाम में, कई भी पॉइंट लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है कि बाहरी आक्रमण, मतलब दूसरे सभ्यता के लोग आक्रमण करते थे, लड़ाई करते थे ज़मीन हड़पने के लिए, इसीलिए सभी आदमी को मार काट दिया, फिर हड़प्पा सभ्यता का ख़त्म हो गया। वही कहना है का अर्थ है बाहरी आक्रमण में। तो देखते हैं हम सब विद्वानों का कहना है कि बाहरी आक्रमणकारियों ने इन नगरों के नुकसान पहुंचाया। खुदाई में कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिससे लगता है कि वहाँ लड़ाई झगड़ा और विनाश हुआ है। मतलब खुदाई करके जो भी प्रमाण मिले हैं उससे लगता है कि लड़ाई झगड़े के द्वारा भी इस सभ्यता की मतलब एक तरह से नष्ट हुआ है। पूरी तरह से लड़ाई झगड़े के जरिए ही इस सभ्यता का नष्ट हुआ है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे हम सब। अगला पॉइंट है कि जलवायु के कारण। जलवायु कहने का मतलब क्लाइमेट, जलवायु परिवर्तन, मतलब प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक मौसम में चेंज की वजह से हो सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का पूरी तरह से नष्ट हुआ है। तो हम सब लिखेंगे विद्वानों के अनुसार जलवायु मौसम में बदलने के कारण खेती प्रभावित हुई, वर्षा कम होने लगा, लोगों की कठिनाई हुई और धीरे धीरे लोग शहर छोड़ने लगे, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से खत्म हो गई।
ये कहने का मतलब एक अनुभव लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसे ख़त्म हो गया। फिर अगला देखेंगे जल भरावन, मतलब एक तरह से बाढ़ के द्वारा। कई विद्वान मानते हैं कि इस तरह लिख सकते, कई विद्वान मानता है कि बहुत ज़्यादा पानी भर जाने से भी नगर पूरी तरह नुकसान हो गया, फिर बाढ़ आ गया जिसके कारण बाढ़ के जरिए सभ्यता की ख़त्म हो गई। और एक बहुत इम्पोर्टेंट मतलब एक कारक बताता है कि आर्य का आक्रमण। आर्य कहने का मतलब दूसरे सभ्यता के लोग आकर यहाँ पर आक्रमण किए, फिर उसके जरिए यहाँ ख़त्म हो गए। यह प्रश्न कभी कभी पूछ देता कि क्या आर्य का भी आक्रमण के द्वारा ख़त्म हुए होंगे। फिर अगला हम लिख सकते हैं नदी के मार्ग बदलना। हम सब भूगोल में पढ़े कि नदी अपना मार्ग बदल कर दूसरे रास्ते जब बहने लगता है कि एक जगह से दूसरे रास्ते अगर बहेंगे तो एक जगह जिस जगह से बहेंगे उस जगह का जितने भी सामग्री होंगे, जितनी भी चीज़ होगी वो प्रभावित होंगे, वो नष्ट होंगे। उसी के कारण ये बहुत छोटा कारण है, इससे होना संभव नहीं है। विद्वान के अनुसार नदियाँ के रास्ता बदल जाने से पानी की कमी हो गई, जिससे खेती और व्यापार दोनों पर बुरा असर पड़ा, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। और छठा पॉइंट हम लिख सकते हैं कि प्राकृतिक आपदा और बीमारी के कारण। हाँ, यह फिर हो सकता है, क्योंकि अगर कोई भी जैसे समझ लीजिए अभी जैसे बीमारी आया था कोरोना, तो कितना लाखों करोड़ों आदमी मरे। उसी प्रकार कोई बीमारी या फिर प्राकृतिक आपदा हुए होंगे जिसके कारण पूरी सभ्यता खत्म हो गई होगी। लेकिन बीमारी हो सकती है, लेकिन प्राकृतिक आपदा में पूरी तरह से विश्वास तो नहीं कर सकते आप, पता नहीं, ये तो एक अनुमान है इतिहासकार विद्वानों ने दिया है। तो हम इसमें देखते हैं विद्वानों का कहना है कि भूकंप, बीमारी और अन्य प्राकृतिक आपदा भी इस सभ्यता के पतन का कारण हो सकता है। तो हम सब प्रश्न नंबर 9 देख लिए कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था, पूरी तरह से एक्सप्लेन कर दिए, डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए। तो हम सब देखने जाए प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि हड़प्पा सभ्यता, प्रश्न 10 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन की मतलब सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन के बारे में हम सबको बताना है। हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन के बारे में पूरी तरह से डिटेल में बताना है। यह प्रश्न दीर्घ उत्तरीय है, जो कि 5 नंबर में पूछा जाता है प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैसे, उस फॉर्मेट को हम बता देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे 2 लाइन लिखेंगे हम सब, हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक आर्थिक जीवन कैसा है उसके बारे में हम परिचय देंगे। फिर सामाजिक लिखेंगे, उसका मुख्य पॉइंट लिखेंगे सामाजिक कारण का। फिर लिखेंगे आर्थिक कारण, फिर उसका मुख्य विशेषता या फिर मुख्य पॉइंट लिखेंगे। फिर धार्मिक जीवन लिखेंगे, धार्मिक जीवन का मुख्य विशेषता लिखेंगे। इस तरह लिखकर हम इस प्रश्न को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो हम सब आपको एक्सप्लेन करते हैं। उत्तर है सामाजिक और आर्थिक एवं धार्मिक जीवन जो हम सब देखेंगे, तो उसका उत्तर है हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन को निम्न रूप में उल्लेख किया जाता है, मतलब निम्न रूप में हम सब देख सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे हम सब सामाजिक जीवन, नंबर 1 देंगे और लिखेंगे सामाजिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन खुशी और व्यवस्थित था। सुखी मतलब हड़प्पा सभ्यता के जितने भी लोग थे वो सुखी रहते थे और व्यवस्थित ढंग से एकदम सिस्टमेटिक तरीके से अपना जीवन व्यक्तित्व करते थे। समाज में रहकर लोग मिलजुल कर रहते थे और उनके पास जीवन की कोई सुविधा नहीं थी, मतलब जीवन की कोई सुविधा नहीं थी। एकदम वो सब मिलजुल कर रहते थे, कोई झगड़ा झाटी नहीं करते थे। और सामाजिक जीवन के फिर अगला लिखेंगे कि सामाजिक जीवन की विशेषता बताएंगे। फिर हम सब लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। हड़प्पा सभ्यता में जितने भी लोग थे शाकाहारी भी थे और मांसाहारी थे। कुछ लोग शाकाहारी होंगे, फिर कुछ लोग मांसाहारी होंगे, नहीं तो सभी लोग शाकाहारी होंगे, सभी लोग मांसाहारी होंगे, मतलब कई सारे कंडीशन हो सकते हैं। ठीक, लोग सिले हुए कपड़े पहनते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग सिले हुए कपड़े पहनते थे। स्त्रियाँ जूड़ा बांधती थी। जूड़ा कहने का अर्थ है, ये देखिए, स्त्री जूड़ा कहने का अर्थ है खप्पो। हम सब अपने भाषा में बोल सकते हैं, इस तरह जूड़ा बांधते थे बाल जो बांधते थे उसी को जूड़ा बोलते हैं। स्त्री जूड़ा बांधती थी और पुरुष दाढ़ी मूंछ तथा लंबे बाल रखते थे। पुरुष जो दाढ़ी मूंछ भी रखते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग, और मूंछ भी रखते थे। सामाजिक जीवन के बारे में हम सब देख रहे हैं। तो लोग आभूषण भी पहनते थे, मतलब स्त्री आभूषण पहनते थे, हार, कंगन, अंगूठा, इस तरह। अमीर लोग सोने चांदी आभूषण पहनते थे, जबकि गरीब लोग मिट्टी और तांबे के आभूषण पहनते थे। लोग मिट्टी के आभूषण, मतलब अब मिट्टी का आभूषण कैसे होता है, मतलब मिट्टी से कोई भी प्रोडक्ट बना दिए और उसे पहनते थे या फिर उसके यूज़ में लाते थे या फिर काम में लाते थे कोई प्रोडक्ट।
आभूषण ही थोड़े बनाया जाता था मिट्टी से। आभूषण तो बनना जल्दी संभव भी नहीं, बन भी सकता है, ऐसा थोड़ा है कि नहीं बन सकता है। तो फिर 6 है कि स्त्रियाँ काजल और अन्य श्रृंगार सामग्री का उपयोग करते थे। स्त्री जो थे काजल लगाती थी और अन्य सामग्री की इस्तेमाल करती थी। और है लोग मिट्टी और धातु के बर्तन उपयोग करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन और धातु के बर्तन भी उपयोग करते थे। घरों के चटाई पतंग और चारपाई का उपयोग करते थे। घर में चटाई का उपयोग करते थे। पलंग और चारपाई, सोचिए जब के समय में पलंग था, चटाई था, चारपाई मतलब खटिया। नृत्य संगीत और खेल अनेक मनोरंजन के साधन। हड़प्पा सभ्यता में नृत्य डांसिंग भी होता था, संगीत भी होता था, खेल भी होता था। हड़प्पा सभ्यता में डांसिंग भी होता था, नृत्य होता भी था, खेल भी होता था। समझ सकते हैं आप सब हड़प्पा सभ्यता में कितने चीज़ हो रहे थे। नृत्य हो रहा था, डांसिंग हो रहा था, खेल हो रहा था, ये सब सामग्री भी हड़प्पा सभ्यता में हो रहे थे। ठीक, अब लिखेंगे हम सब दूसरा पॉइंट है, देखिए 2 नंबर देखिए आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन में लिखेंगे हम सब हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि। हड़प्पा सभ्यता के जितने भी व्यवस्था थे, मतलब अर्थव्यवस्था थे, वो किस पर टिका हुआ था? कृषि पर टिका था और विभिन्न उद्योग धंधे पर आधारित था। यहाँ के लोग खेती करते थे, पशु पालते थे, शिल्प का उद्योग चलाते थे, पशु पालते थे, खेती करते थे यहाँ के लोग। ठीक, और इसका फिर मुख्य विशेषता लिखेंगे आर्थिक जीवन का। कृषि उनका मुख्य व्यवसाय था। भूमि उपजाऊ थी, इसलिए अनाज की कमी नहीं थी। अनाज रखने के लिए अन्नागार बनाए गए थे, जो कि मोहनजोदड़ो में पाए गए थे अन्नागार। लोग कपास की खेती करते थे और कपड़ा पहनते थे। व्यापार भी होता था, हड़प्पा सभ्यता में व्यापार भी होता था। वस्तु दूसरे देशों तक भेजी जाती थी। एक वस्तु दूसरे देशों तक भी भेजी जाती थी हड़प्पा सभ्यता में। वस्तु भी होता था, व्यापार भी होता था। वस्तु एक दूसरे से दूसरे देशों तक भेजी जाती थी। माना आंतरिक व्यापार भी होती थी, बाह्य व्यापार भी होते थे। पशु पालन की महत्वपूर्ण था, मतलब पशुपालन ज़्यादा जोर दिया जाता था। गाय, बैल, भैंस, बकरी, ये सब लगभग बरसिंगासनी जितने भी पशु थे, इस तरह का भी वहाँ पर प्रचलित थे हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, फिर अगला पॉइंट में लिखेंगे हम सब धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता के जो लिखेंगे हम सब धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में कोई लिखित ग्रंथ नहीं है। देखिए, किसी भी चीज़ के बारे में कोई लिखित ग्रंथ नहीं है, नहीं सामाजिक जीवन के बारे में लिखित ग्रंथ है या फिर शिलालेख है, अभिलेख है, कुछ भी नहीं है। यह खनन से प्राप्त हमें पता चलता है कि ऐसे ऐसे होंगे। किसी भी प्रकार की सामग्री में नहीं, उसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में यह सब हुए थे। वही कह रहा कि धार्मिक जीवन के बारे में कोई लिखित प्रमाण नहीं है, इसलिए इतिहासकारों की खुदाई में मिली अवशेष, मूर्ति, मुहरे, वैदिक आदि आधार पर धार्मिक जीवन के बारे में हम मुख्य बात धार्मिक जीवन के बारे में जान सकते हैं। मतलब जो भी इतिहासकार थे, उत्खननकर्ता थे, वो उत्खनन से मूर्ति और जो भी चीज़ प्राप्त हुए हैं, मूर्ति, मोहरा, आभूषण, किसी भी तरह का मूर्ति और जो प्राप्त हुआ है, उसी से हम पता कर सकते हैं कि यहाँ के धार्मिक जीवन में भी कुछ ना कुछ था। तो मुख्य विशेषता देखें हम सब, मुख्य विशेषता इस तरह है। अब तक कोई निश्चित मंदिर नहीं मिला। मैंने हड़प्पा सभ्यता में अभी तक जितने भी खनन किए हैं, अभी तक कोई भी प्रमाण नहीं मिला है मंदिर का। और स्त्री मूर्ति के पता चला है, जो कि मातृ देवी की पूजा करती थी। मतलब मातृ देवी देखिए यहाँ पर स्त्री मूर्ति की पता चला है, जो कि मातृ देवी, यह है मातृ देवी, यह है मातृ देवी की पूजा करती थी। स्त्री मूर्ति की पता चली है। किस चीज़ का मूर्ति बनी थी? मिट्टी की मूर्ति बनी थी। स्त्री मूर्ति की पता चला है। और मूर्ति जो थी किस चीज़ से बनी हुई थी? मिट्टी से। लोग धरती की देवी को भी मानते थे, मतलब उर्वरक जो थे, धरती को भी पूजते थे। एक मुहर से पता चलता है कि लोग पशुपति शिव के रूप में भी पूजा करते हैं। मुहर में जो भी छप्पा लगाया जाता था, उससे पता चलता है कि लोग पशुपति की भी पूजा करते होंगे। पशुपति मतलब शिव, पशुपति कहने का अर्थ है कि शिव भगवान की भी पूजा करते थे। लिंग पूजा के भी प्रमाण मिले हैं। मतलब लिंग को जो पूजा करते थे उसका भी प्रमाण है। लोग पीपल जैसे वृक्ष की पूजा करते थे, इसका भी कुछ प्रमाण मिले हैं। बैल और सांप जैसे पशुओं की भी पूजनीय माना जाता है। बैल की भी पूजा करती थी, सांप की पूजा करती थी, सबको पूजनीय माना जाता है। ताबीज़ मिलने से पता चलता है कि किसी लोग जादू टोने से विश्वास करते थे। मतलब ताबीज़ से पता चल सकता है कि वहाँ के लोग जादू टोने भी करते होंगे। अग्नि पूजा और यज्ञ के भी प्रमाण मिले हैं। तो इस तरह हम सब टोटल को प्रश्न देख लिए हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और जितने भी हमारे चैनल पे अपलोडेड वीडियो है आप सब देखिए, और जितने भी वीडियो हम सब आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आप ज़रूर देखिए, ताकि आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट
क्वेश्चन हम करवा रहे हैं कि चैप्टर वाइज करवाते हैं, फिर 2-3 अध्याय से हम सब 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चुनते हैं, वो हम करवाते हैं। इसी तरह से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि एग्ज़ाम देने में आपको एकदम आसानियत हो, सहूलियत हो। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।